हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का एज गुरु में। तो फ्रेंड आज जो है कि झारखंड पुलिस परीक्षा 2024 के लिए जो न्यू भर्ती आई हुई है उसके लिए हम सभी आज जो कवर करने वाले हैं वो व्याकरण को कवर करने वाले हैं। देखिए व्याकरण पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो आप सभी इसे कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। अगर आप सभी हिंदी पे कमांड बना लेते हैं तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट पक्का है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए दो सेक्शन हम आपको कवर करवा रहे हैं। पहले आपका हिंदी का जो सेक्शन है वो कवर करवा रहे हैं, इसके अलावा जो आपका जीके जीएस का है समान ज्ञान का सेक्शन है वो आपको कवर करवा रहे हैं हम। तो आपसे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिए, यहाँ कंप्लीट आपको तैयार करवाया जाएगा। प्लस में मैथमेटिक्स का क्लास जल्द ही आपका शुरू कर देंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट को। इसमें टॉप लेवल का प्रश्न लिया गया है आज के इस क्लासेस में, तो जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते थे वो क्लास में शामिल किया गया है, तो कंप्लीट जरूर कवर कीजिएगा आप सभी। आज के सेशन को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए वर्णों की संख्या की बात किया जाए तो इसमें कुल 52 वर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर इसमें स्वर वर्ण की बात किया जाए तो 11 स्वर वर्ण होता है, जबकि इसमें 2 जो होता है वो अयुग्मा वर्ण होता है, और दोनों को मिलाकर कितना हो जाता है 13। जो अनुस्वर और अविसर्ग देखते हैं उसे अयुग्मा वर्ण कहा जाता है। क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है तो मूलतः 11 होती है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां इनमें से कौन सी है। जो कि नया विकसित ध्वनि हुआ है वो कौन कौन सा है, तो ख हो जाएगा और ग हो जाएगा। ये दोनों जो कि फ्रेंड नवीन विकसित ध्वनियां हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक घोष वर्ण है। देखिए एक होता है सघोष और एक होता है घोष। जो आप सभी पहला अक्षर और दूसरा अक्षर देखते हैं, यानी कि प्रथम और द्वितीय जो होता है ये क्या होता है, सघोष होता है, और बाकी बात जितने पीछे हैं वो क्या होता है, आपका अघोष होता है, ध्यान रखिएगा, या घोष कह सकते हो उसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माँ, याद रखिएगा आप सभी। माँ जो है ये आपका घोष वर्ण है, जबकि खा हो गया, च हो गया और था हो गया, ये सभी क्या है आपका सघोष है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अक्षा ध्वनिया के अंतर्गत आती है। अक्षा ध्वनि जो है ये किसके अंतर्गत आती है, तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए क प्लस स से मिलकर बना हुआ है अक्षा ध्वनिया, ध्यान रखिएगा। तो दो वर्णों की मेल से ही आपका कह सकते हैं कि अक्षा ध्वनियों का निर्माण हुआ है। और देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सभी के लिए एप्लीकेशन जो है कि लॉन्च कर दिया गया है एज गुरु के नाम से। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर स्पेशल झारखंड पुलिस के लिए कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया है, जो कि मिनिमम फी में आपको क्लासेस कंप्लीट करवाया जा रहा है। अभी ऑफर भी चल रहा है क्योंकि न्यू क्लास लॉन्च हुआ है। और इसके अलावा झारखंड पुलिस के लिए स्पेशल जो ई बुक लॉन्च किया गया था, चाहे वो आपका जीके जीएस का हो या हिंदी का हो या झारखंड स्पेशल हो, ये सभी का ई बुक हम डायरेक्ट जो है कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दिए हैं। तो वहाँ से जाके आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और जो क्लास में शामिल हो जाइएगा तो उसमें आपको वो सारा ई बुक मिल जाएगा, तो आपको ई बुक फिर नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जो चैनल का नाम है वही आपका एप्लीकेशन का भी नाम है, एज गुरु के नाम से। तो जाके डाउनलोड कीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके आप सभी ज्वाइन कीजिए अगर तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं आप सभी। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हिंदी शब्दकोश में अक्षा का क्रम जो है कि किस वर्ण के बाद आएगा। तो याद रखिएगा ये इसका निर्माण कैसे हुआ है, क और स से हुआ है। तो क के बाद ही आपका अक्षा आता है, याद रखिएगा आप सभी। क के बाद अक्षा आता है, हालांकि लिखते नहीं लास्ट में लिखते हैं, पर क्रम देखिएगा हिंदी शब्दकोश में तो क के बाद ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना हुआ है। जो ज्ञा आप सभी देखते हैं इसका निर्माण जो हुआ है वो किस वर्णों के संयोग से हुआ है, तो ज प्लस या, तो ज में हो जाएगा आधा ज जिसमें कि हलंत लगा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। आप जो ज के नीचे जो हलंत देख रहे हैं इसका मतलब है कि ये आधा है, और इसमें यहाँ आएगा तो ये इसको जाके पूरा करेगा, तब ये आपका ज्ञा का निर्माण होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है। तो आपको क्या बताएं कि सघोष की बात किया जाए तो पहला और दूसरा को छोड़ दीजिए, बाकी बात क्या है आपका घोष या अघोष है। तो सो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका अघोष वर्ण है, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है घ का उच्चारण स्थान कौन सा स्थान में आता है, यानी कि घ जो बोलते हैं तो ये क यानी कि कंठीय ध्वनि हो जाएगा, क
ख, ग, घ, ये सभी कंठीय ध्वनि के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्धा में क्या हो जाएगा, ट, ठ, ड, ढ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, जो कि संयुक्त व्यंजन यानी कि दो वर्णों के मेल से जो बना हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, बताइए तो आप सभी। जैसे कि आपको बताए थे कि आधा ज प्लस यहाँ से मिलकर आपका ज्ञा का निर्माण हुआ है, तो ये आपका संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम सभी क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिस शब्दों के अंत में आ आता है उसे आकारांत कहा जाता है, और ई आएगा तो उसे इकारांत कहा जाएगा। अगला है, अक्षा वर्ण किसके योग से बना हुआ है। तो देखिए, अक्षा वर्ण जो बना हुआ है, तो अभी आपको बताया कि क प्लस स से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। इसको में कर लीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है फ्रेंड वो कितनी है। तो याद रखिएगा, मूलतः 11 स्वर है और 2 अयुग्मा वर्ण हैं। तो मूलतः ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 11। अगला है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या। याद रखिएगा, या क्या है आपका व्यंजन है, ना कि स्वर है। बाकी बात ये सभी आपका स्वर वर्ण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है, इनमें से कौन सा ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ट, ठ, ड, ढ, न। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ट वर्ग के अंतर्गत ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, जबकि घ नहीं आएगा। क, ख, ग, घ, यानी कि ये क वर्ग के अंतर्गत आएगा आपका। अगला है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो व्यंजन कुल कितना माना जाता है हिंदी वर्णमाला में, 33 व्यंजन माना जाता है। याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन माना जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पष्ट स्वर है, इनमें से कौन सा एक पष्ट स्वर है। आ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से अयुग्मा वर्ण है, यानी कि अयुग्मा जो माना जाता है वो किसे माना जाता है। अयुग्मा किसे माना जाता है, तो अनुस्वर और अविसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग जो होता है ये दोनों को अयुग्मा माना जाता है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है अल्पप्राण और महाप्राण से, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अल्पप्राण जो होता है पहला और तीसरा होता है, याद रखिएगा, पहला और तीसरा, जबकि महाप्राण आपका दूसरा और चौथा होता है। याद रखिएगा आप सभी, महाप्राण की बात किया जाए तो दूसरा चौथा, अल्पप्राण की बात किया जाए तो पहला और तीसरा होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है, इनमें से कौन सा संधि का उपयोग हुआ है ज्ञान उदय में। तो स्वर संधि का उपयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वर संधि लगा हुआ है। जिसमें विसर्ग आपको देखने के लिए मिल जाए वहां विसर्ग संधि होगा। निराधार में प्रयुक्त संधि है, चलिए आपको फटाफट बताते चलना है इसमें कौन सी संधि है। संधि आप सभी पढ़ चुके होंगे, बस तड़के में आप सभी को आंसर लगाते चलना है। विसर्ग संधि है निराधार में, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न शब्दों में से विसर्ग संधि है किसमें, चलिए बताइएगा। तो इनमें से किसमें विसर्ग संधि लगा हुआ है। तो अतएव, याद रखिएगा, अतएव में विसर्ग संधि है। अतएव में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अगला है, सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है। तो इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा इसमें व्यंजन संधि लगा हुआ है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा संधि है जी, व्यंजन संधि है। अगला है, अध प्लस गति, जिसमें कि हमसे विसर्ग का प्रयोग किए हैं। अधोगति ये किस संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। जिसमें आप कह सकते कि विसर्ग नहीं भी रहता है वो भी विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तोड़ने के बाद विसर्ग था, जबकि पूरा जुटा तो विसर्ग खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर आपका कौन सा संधि हो जाएगा, तो इसमें विसर्ग संधि ही होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि विसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इसका ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। पहले दिमाग में याद रखिएगा कि जहाँ पर आपको विसर्ग देखने के लिए मिल जाए विसर्ग संधि ही टिक करना है, सबसे आसान है। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। उत प्लस हार के योग से जो शब्द बनेगा उसे हम सभी उधार कह सकते हैं, याद रखिएगा आप सभी, उधार कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। चलिए बताइएगा तो आप सभी कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा।
परि प्लस आवरण होगा, ध्यान रखिएगा, परि प्लस आवरण होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर नहीं ए टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, परि प्लस आवरण। अगला है पवन का सही संधि विच्छेद बताना है आप सभी को। चलिए आंसर कीजिएगा, पो प्लस अन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, प प्लस अन से मिलकर आपका पवन बनता है, सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला है देखिए, सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, तो आप सभी इसे याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि संधि और वर्णमाला ये सभी से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी संज्ञा शब्द कहते हैं फ्रेंड, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को हम सभी संज्ञा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के मात्र में 3 ही भेद हैं, याद रखिएगा आप सभी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के मात्र में 3 ही भेद माना जाता है। वो 3 कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, पहला आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह सकते हैं कि यौगिक शब्द हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। और उसके बाद आपका एक हो जाएगा योग रूढ़ हो जाएगा। तो ये 3 है मूल रूप से, ध्यान रखिएगा, योग रूढ़ हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी को। अगला है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा लगा हुआ है? चलिए बताइएगा, तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, क्या कह सकते हैं आप सभी? तो याद रखिएगा, इसमें भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जिसमें किसी का गुण या दोष को या रंग को दर्शाता हो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? पूरा जाति समूह की बात किया जाए, जैसे कि अगर मानव की बात किया जाए या आदमी की बात किया जाए तो वो पूरा जाति की बात किया जाए। सिर्फ लड़की की बात किया जाए तो वह जातिवाचक हो जाएगा, लड़का की बात किया जाए तो जातिवाचक हो जाएगा, या लड़कपन की बात किया जाए तो वहाँ भाववाचक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कह सकते कि सपना, सपना क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा आप सभी। बट अगर किसी का नाम ले लिया जाए, वही लड़की में किसी का नाम ले लिया जाए, सीता, गीता, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो देखिए भारतीय शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा ये भारतीय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या हो जाएगा जी? भारतीय हो जाएगा, भारतीय शब्द का बहुवचन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, छोटी ई का प्रयोग किया गया है, तो ये नहीं, बड़ी ई का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, सी नहीं होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द में संज्ञा बताइए। तो बुढ़ापा एक प्रकार का क्या है? अभिशाप है, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द में संज्ञा बताइए। यानी कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा लगा हुआ है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा लगा हुआ है, याद रखिएगा। देखिए बूढ़ा एक जातिवाचक है, वहीं अगर बुढ़ापा की बात किया जाए तो वो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखिएगा। दोनों में फर्क है। बुढ़ापा की बात किया जाए तो यानी कि उसके गुण की बात किया जा रहा है वहाँ पर, तो वो आपका भाववाचक में अंतर्गत आ जाएगा कि वो बुढ़ापा उसका आ चुका है। बूढ़ा मतलब बहुत सारा बूढ़ा व्यक्ति हो जाएगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? देखिए क्रोध जो है ये आपका क्या है? एक संज्ञा शब्द है। और कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, हंसी हो गया, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सिंपल याद रखिएगा, जिससे प्लेट में परोसा नहीं जा सकता है वही भाववाचक संज्ञा होगा। क्या लगता है, हंसी को आप प्लेट में परोस सकते? नहीं परोस सकते हैं। आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन आंसुओं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुने। तो इनमें से कौन सा एक शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। ये एक पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, ये पुल्लिंग शब्द है, जबकि जड़ता, घटना या दया ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला है, कौन सा शब्द बहुवचन है? चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा शब्द एक बहुवचन है? तो हमेशा हो गया, प्राण जो होता है हमेशा बहुवचन के अंतर्गत ही आता है, याद रखिएगा। प्राण हमेशा बहुवचन ही होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइएगा, इनमें से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? तो कपट,
कपट एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी बात आपका सुंदरता हो गया, मूर्खता हो गया और निद्रा हो गया, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गिदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़ी। गिदड़ का स्त्रीलिंग गिदड़ी होता है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक का अर्थ क्या होता है? यानी कि जुदाई का भाव जहाँ देखने के लिए मिल जाए तो हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि यहाँ पर जुदाई का भाव हुआ है और अपादान कारक में से का प्रयोग हम सभी करते हैं। कहाँ से? हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय से गंगा का जुदाव हो रहा है, या कह सकते हैं कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो वहाँ पर भी अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी में जो शब्द के अनुसार जो लिंग का निर्धारण होता है ये किस आधार पर होता है? तो ये संज्ञा के आधार पर होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। अगला है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर नेता हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, कारक के कितने भेद होते हैं? सबसे आसान क्वेश्चन है, 8 भेद होते हैं और 8 भेद का भी आपको नाम नीचे कमेंट करके बताना है। जैसे पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को संप्रदान किए का के लिए अधिकरण में पर, ये सभी पढ़ते हैं ना, बिल्कुल कारक चिन्ह भी आपको पता होगा। चलिए आपसे बताइएगा तो कि कुल कारक के कितने भेद हैं। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन में 41 है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है? यानी कि के लिए जो हमसे प्रयोग करते हैं वो किसके लिए प्रयोग करते हैं? संप्रदान कारक के लिए करते हैं या संप्रदाय कारक के लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अपादान कारक के बारे में तो आपको पता है कि जहाँ जुदाई का बात हो जाए, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो अपादान कारक का चिन्ह है, याद रखिएगा आप सभी। किस कारक का है जी? अपादान कारक का है। वहीं पर अधिकरण में हो जाएगा तो में और पर इसका चिन्ह होता है, में और पर होता है, याद रखिएगा आप सभी। कर्म कारक के लिए क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, याद रखिएगा, किसको? राम ने रावण को मारा है, तो याद रखिएगा इसमें कर्म कारक। करण कारक में हम सभी से का भी प्रयोग करते हैं और के द्वारा भी प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, के द्वारा भी प्रयोग करते हैं, के द्वारा भी प्रयोग करते हैं इसके लिए। जैसे कह सकते हैं कि माँ ने चाकू से अमरूद को काटा है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक होगा? तो पर की यहाँ पर बात किया गया है ना, तो में हो जाएगा और पर हो जाएगा, ये अधिकरण करके बैठने की बात किया गया। जैसे छत पर लड़की खड़ी है तो वो अधिकरण कारक है, वहाँ पर जुदाई की बात हो तब अपादान कारक। अगला है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो सिंपल सा है, अपादान कारक है, क्योंकि जुदाई का बात हो रहा है। अगला है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? चारपाई शब्द जो है ये किस कारक में है? तो ये अधिकरण कारक में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या बोला? चारपाई पर, यहाँ पर देखिएगा पर का प्रयोग किया गया है, तो में और पर जो होता है वो अधिकरण कारक के लिए आता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना है कि कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है, याद रखिएगा। कवियत्री जो है कि कवि का स्त्रीलिंग होता है, याद रहेगा आप सभी को, कवियत्री होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को क्या कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर हमसे प्रयोग करते हैं उस शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। सबका नाम को ही हमसे भी सर्वनाम कहते हैं। विशेषण क्या होता है? किसी भी वस्तु की विशेषता या किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी विशेषता बतलाता हो, जबकि विशेषण क्या होता है? तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को बतलाता है। अगला है, ये काली है, ये गोरी है, ये अच्छी है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम के अंतर्गत आता है? उत्तम पुरुष। मैं हो गया, मुझे हो गया, ये सभी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि आप हो गए, तुम हो गए, ये क्या हो जाता है? मध्य पुरुष के अंतर्गत आता है। और उनका हो गया, उनके हो गया या इनके हो गए, ये सभी अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? चलिए बताइएगा, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। जबकि आप कह सकते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा 6 भेद होता है बताइएगा आप सभी तो नीचे कमेंट करके।
पहला याद रखिएगा आप सभी पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा याद रखिएगा आप सभी निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा याद रखिएगा आप सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आप सभी को याद रखना है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा आप सभी को याद रखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा आप सभी को याद रखना है निजवाचक सर्वनाम। तो ये कुल 6 भेद होता है सर्वनाम का, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है जिसमें कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, कह सकते कि यह एक पेन है, यानी कि ये निश्चित है कि यह पेन ही है, तो यह जो है ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या या कुछ, ये हो जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कौन था वहाँ पे प्रश्न किया जा रहे हैं। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है जिसमें कोई निश्चित नहीं हो, जैसे कि कोई हो गया, कोई था वहाँ पर, कौन था पता नहीं, यानी कि अनिश्चित बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो कोई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कौन की बात करता तो वो प्रश्नवाचक हो जाता, वह की बात करता तो ये निश्चित रहता। अगला है यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो यह जो है ये क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, ध्यान रखिएगा। यह हो गया, वह हो गया, क्या हो गया, कहाँ हो गया, ये सभी सर्वनाम शब्द है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए जिसमें संबंध की बात किया जाता हो, तो जो और सो, याद रखिएगा जो सो जो होता है ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाने वाले शब्द को हम सभी क्या कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे हम सभी विशेषण कहते हैं, और विशेषण कुल 4 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है, पहला नोट कीजिएगा, एक आता है गुणवाचक विशेषण जिसमें किसी का गुण या दशा को बतलाता हो, ध्यान रखिएगा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है या नट्टा लड़का है, या कह सकते हैं कि लंबा लड़का है, या काली गाय है, या काला लड़का है, ये इसके गुण क्यों बता रहा है, गुण को बता रहा है, ये उसके गुण को बताएगा। दूसरा लिख लीजिएगा आप सभी परिणाम वाचक विशेषण, उसके बाद तीसरा आप सभी नोट कर सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण, और चौथा आप लिख सकते हैं सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी आपको बताएं कि विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से विशेषण चुनिए, इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द है, बता सकते हैं आप सभी इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द है। थोड़ा, याद रखिएगा थोड़ा जो है ये एक क्या बताएं कि परिमाणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण होगा। और संख्या में क्या हो जाएगा, जैसे 2 kg 3 kg, ये हो जाएगा संख्यावाचक हो जाएगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, चलिए बताइएगा। तो आपसे इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द है। सच्चा एक विशेषण है, और ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, कि वो कह सकते कि वो व्यक्ति बिल्कुल सच्चा व्यक्ति है, तो उसकी गुण की बात किया जा रहा है कि वो सच्चा व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि कबीरदास की भाषा थी, तो कबीरदास की भाषा क्या थी, सुधक्कड़ी, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सदुकड़ी जो है फ्रेंड ये कबीरदास की भाषा थी। अगला क्वेश्चन है कि कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या होता है, तो कोई ईर घाट और कोई वीर घाट का अर्थ क्या होता है, क्या कह सकते हैं आप सभी, ताल मेल ना होना, ध्यान रखिएगा ताल मेल ना होना भी करेक्ट आंसर होगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी है। सन्यासी को हम सभी किस प्रकार से लिखते हैं, सन्यासी को हम सभी किस प्रकार से लिखते हैं बताइएगा आप सभी। तो सन्यासी बिल्कुल सही वर्तनी है ये वाला आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में 1 करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, और आज के ये लास्ट सवाल रहने वाला है कि निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। जैसे आपको बताए थे कि अल्पप्राण और महाप्राण, यहाँ पर एक समूह में आपको बताना है, तो क और ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको जैसे बताया कि पहला और तीसरा अक्षर जो होता है वो अल्पप्राण होता है, और दूसरा और जो चौथा होता है ये महाप्राण होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये आपका अल्पप्राण क और ग आ जाएगा। क
पहला है और ग तीसरा अक्षर आता है, क ख ग, तो यानी कि तीसरे स्थान पे आता है, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल हम सभी 61 प्रश्न कवर किए हैं, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन था और यहाँ से प्रश्न पूछा जाते हैं पेपर में। तो इतना सा काम ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है सर्वनाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है वचन से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, स्त्रीलिंग से या पुल्लिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पर पूछा जाएगा। तो इतना सा 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो आराम से प्रश्न को बना लीजिएगा। मिलते हैं